स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द क्वीन ऑफ साइंस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th की मैथमेटिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर हम लोग का 4 रन कर रहा है और चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट टॉपिक में हम लोगों ने डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करना, उसकी प्रॉपर्टीज़, इवन विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट कैसे हम किसी ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे, किसी लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, ये सारी बातें हम लोगों ने ऑलरेडी कर ली हैं। आज हम लोग डिटर्मिनेंट से रिलेटेड 2 नए टर्म्स पढ़ेंगे। इन्हें हम लोग कहते हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं माइनर्स की। माइनर्स में आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे माइनर की डेफिनीशन लिखी हुई है। इस डेफिनीशन पे हम लोग कुछ टाइम पे लौट के आएंगे, अभी इस डेफिनीशन को पूरा पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम माइनर्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे मेन चीज, क्योंकि माइनर टॉपिक डिटर्मिनेंट में आया है, इट मीन्स कि ये ऑर्डर n के लिए एप्लीकेबल होगा, मीन्स की ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, इन दोनों ऑर्डर्स के लिए। ठीक है, ऑर्डर 4 आपके कोर्स में नहीं है, अदरवाइज ऑर्डर 4 पे भी एप्लीकेबल हो सकता है। अब मैं एक पर्टिकुलर बात करूं अगर ऑर्डर 3 के लिए, तो ऑर्डर 3 में आपके पास ओवरऑल 9 एलिमेंट्स होते हैं और हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट का माइनर्स होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक डिटर्मिनेंट ले रखा है, डिटर्मिनेंट A। इसके पास जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? A11, A12, A13। इन सारे एलिमेंट्स को आप जानते हैं कि ये A11 क्यों लिखा है, या ये A23 क्यों लिखा है, या A32 क्यों लिखा है, ये सब चीज़ें आप जानते हैं। जैसे ये A23 लिखा है तो इसका मतलब हो गया कि सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट। ठीक है, तो अगर हमें इनमें से किन्हीं भी एलिमेंट्स का माइनर कैलकुलेट करना है तो वो हम इजीली कर लेंगे। सिर्फ हमें क्या करना है, उस एलिमेंट के रिगार्डिंग जो रो या कॉलम होता है उसे हटा देना है और जो बचे उस पार्ट का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेना है। जैसे मान लीजिए हमारा मन है कि हम इस एलिमेंट A11 का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें, तो A11 का डिटर्मिनेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? A11 में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो इसके सामने ये फर्स्ट रो है, इसके नीचे ये फर्स्ट कॉलम है, इसे हम हटा देंगे। हटाने के बाद जो कुछ भी बचा, इस पूरे पोर्शन का हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे और हमें फर्स्ट एलिमेंट A11 का माइनर पता चल जाएगा। ठीक है, एज वेल एज सेकेंड एलिमेंट के लिए जब हम करेंगे A12, तो सेकेंड एलिमेंट में फर्स्ट रो है और सेकेंड कॉलम है, तो ये फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम हटा करके जो एलिमेंट्स बच रहे हैं उन एलिमेंट्स का हम क्या निकाल लेंगे? डिटर्मिनेंट, और हमें सेकेंड एलिमेंट का माइनर पता चल जाएगा। एज वेल एज फॉर थर्ड, देन A21, देन A22, A23, A31, A32, A33, सारे एलिमेंट्स का हम आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। A32 के लिए देखिए कैसे हो जाएगा, जस्ट प्रैक्टिस में आपको ये बता देता हूँ। A32 जैसे ये एलिमेंट है तो ये आपका थर्ड रो में है और सेकेंड कॉलम में है, तो थर्ड रो और सेकेंड कॉलम के अदर देन जो एलिमेंट्स बच रहे हैं उन्हीं एलिमेंट्स का हम क्या निकालेंगे? डिटर्मिनेंट, और हमें वो A32 का माइनर पता चल जाएगा। तो यहाँ से हम ये एक बात कर सकते हैं कि जिस एलिमेंट का हमें माइनर कैलकुलेट करना है उस एलिमेंट के रिगार्डिंग जो रो दिख रही है और उस एलिमेंट के रिगार्डिंग जो कॉलम दिख रहा है, जैसे हम बात किए A32, तो ये थर्ड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, तो थर्ड रो और सेकेंड कॉलम को हटा दीजिए, डिलीट कर दीजिए। अब जो बचा उतने का डिटर्मिनेंट निकालिए, दैट्स योर माइनर। ठीक है, माइनर की डेफिनेशन देख लीजिए।
minor of an element aij, ith row and jth column of a determinant is the determinant obtained by deleting its ith row and jth column in which element aij lies. ठीक है, minor of an element aij is denoted by mij. माइनर को हम किससे डिनोट करते हैं? mij से डिनोट करते हैं. ठीक है, अब एक चीज़ आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, यहाँ पे हमने जो एलिमेंट्स लिए थे वो जिस डिटर्मिनेंट में था वो ऑर्डर 3 का था, तो इसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके माइनर्स के ऑर्डर हमेशा इससे एक कम होंगे, मतलब ऑर्डर 2 के माइनर्स होंगे. अगर ये ऑर्डर 2 का होता और उसके एलिमेंट्स के हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते, माइनर्स कैलकुलेट करते, तो उन माइनर्स का ऑर्डर 1 रहता. मतलब कि हम जिस भी एलिमेंट का माइनर कैलकुलेट करेंगे वो जिस डिटर्मिनेंट में बिलोंग करेगा उसके माइनर का ऑर्डर उससे एक कम होगा. देखिए यहाँ पे लिखा है माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1. अगर डिटर्मिनेंट का ऑर्डर n है जहाँ पे एलिमेंट है तो उसके माइनर का जो ऑर्डर होगा वो n-1 होगा, उससे एक कम. ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑर्डर 3 था, इसलिए इसके सारे एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है वो, उनके माइनर्स का जो ऑर्डर है वो कितना है? 2 है. सो दिस इज ऑल अबाउट द माइनर्स. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू discuss the cofactors. After the minor we are going to discuss cofactors. Cofactor of an element aij denoted by capital Aij, okay, is defined by aij is equals to minus 1 to the power I plus j mij, where mij इज माइनर ऑफ aij. अब ये तो मतलब एक मैथमेटिकल लैंग्वेज की डेफिनेशन हो गई. अब आप उसको थोड़ा सा और ईजीएस्ट वे में समझने की कोशिश करिए. जैसे हमने पर्टिकुलर कुछ एलिमेंट्स के को माइनर्स निकाले, उसी माइनर के रिगार्डिंग हम कोफैक्टर भी कैलकुलेट कर सकते हैं. माइनर में और कोफैक्टर में डिफरेंस क्या आता है बस आपको ये जानना है बस. ठीक है, माइनर में साइन के लिए हम कंसंट्रेट नहीं करते, लेकिन कोफैक्टर में हम साइन पे भी कंसंट्रेट करते हैं. साइन पे कंसंट्रेट कैसे करते हैं? डेफिनीशन में क्या है मैं आपको उससे उतना ज़्यादा मतलब ना रखाते हुए आप मेरी बात को ध्यान से समझिए. जैसे हम कोफैक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं a11 का, मतलब ये जो फर्स्ट एलिमेंट है a11, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसके नंबर ऑफ रो और कॉलम को ऐड किया हमने तो ये एक इवन नंबर आया. 1 + 1 कितना होगा? 2. तो इसका माइनर इसके कोफैक्टर के इक्वल हो जाएगा. लेकिन अगर यही सम ऑड नंबर आता, जैसे कोफैक्टर ऑफ 1 a12, तो 1 और +2 जब हम करेंगे तो कितना आएगा? 3. तो यहाँ पे जो कोफैक्टर है वो माइनर का निगेटिव हो जाएगा. बात को एक बार फिर से समझिए. जिस एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकालने जा रहे हैं, कोफैक्टर हर एलिमेंट का उसके माइनर के थ्रू निकलता है. पहले तो आप अपने दिमाग में ये बात को डाल लीजिए, मेन चीज. अब जो डिफरेंस आता है वो आता है साइन का. माइनर में सब पॉजिटिव होते हैं, कहीं पे भी हम साइन पे कंसंट्रेट नहीं करते, लेकिन कोफैक्टर में एलिमेंट्स के रो और कॉलम को सम करने पे अगर इवन आया तो माइनर एंड कोफैक्टर दोनों एक ही चीज़ हो जाती है. लेकिन अगर एलिमेंट के रो और कॉलम को सम करने पे ऑड नंबर आया तो माइनर का जो निगेटिव होगा वो कोफैक्टर होता है. ठीक है, यहाँ पे देखिए, जैसे a11 का कोफैक्टर क्या है? m11. a12 का कोफैक्टर क्या है? -m12. ठीक है ना. देखिए 1 + 2 कितना हुआ? 3. ऑड नंबर आया इसलिए -m12.
अब MA13, 1 + 3 कितना हुआ 4, इसलिए इसका कोफैक्टर हो गया M13, माइनर ही कोफैक्टर बन गया। जिसमें सम इवन होगा माइनर ही कोफैक्टर बन जाएगा, और जिसमें सम ऑड होगा उसमें माइनर का निगेटिव कर देने पे वो क्या मिल जाएगा, कोफैक्टर मिल जाएगा। ऐसा ही जितने भी हैं इन सब में हम लोग यही वर्क करेंगे। यही चीज़ यहाँ पे आपको दी गई है। देखिए यहाँ पे लिखा है -1 to the power i + j। अब ये i + j अगर एक इवन नंबर होता है, मतलब 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, तो -1 की जब हम पावर 2 करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर -1 की पावर हम 3 करेंगे तो वो एज इट इज़ निगेटिव ही रहेगा। तो दैट्स वाई यहाँ पे ये आपको समझाया जा रहा है कि जब नंबर ऑफ रो और कॉलम को सम करने पे इवन आए तो माइनर ही कोफैक्टर होता है, और ऑड आए तो माइनर का निगेटिव कर देने पे वो कोफैक्टर हो जाता है। मतलब कि कोफैक्टर कैलकुलेट करने के लिए आपको माइनर वाला टॉपिक अच्छे से ज़रूर आना चाहिए। तो इस अकॉर्डिंग आपके दोनों ये चीज़ों की बात हो गई, माइनर्स की और कोफैक्टर की। अब इस पे डिपेंडेंट 2 वेराइटीज़ के क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं उन दोनों ही वेराइटीज़ को आपके सामने डिस्कस कर दूंगा। लेकिन कुछ जो और छोटी सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं माइनर और कोफैक्टर से रिलेटेड, वो हम लोग समझ लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये एक डिटर्मिनेंट दिया है। अब अगर हम इस डिटर्मिनेंट को फर्स्ट वाले रो के थ्रू इवैल्यूएट करते हैं तो पहले क्या आ जाएगा, A11, फिर ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बंद होगा, जो बचा उसको एज अ डिटर्मिनेंट, -A12, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम बंद होगा, जो बचा उसे एज अ डिटर्मिनेंट, प्लस A13, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम बंद होगा, जो बचा उसको एज अ डिटर्मिनेंट। ये इवैल्यूएट करने की टेक्निक होती है, ऐसे इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है। अब ये जो आपका A22, A23, A32, A33 आया डिटर्मिनेंट, ये आपका ध्यान से देखिए, मैं पीछे एक बार पलट के आपको दिखाता हूँ, यही आपका A11 हो जाएगा। यही आपका देखिए कोफैक्टर ऑफ A11, ये तुम्हारा कितना है M11 के इक्वल, और M11 आपका कितना है A232, A23, A32, A33, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग इस चीज़ को हम लिख सकते हैं, इस चीज़ को, इस डिटर्मिनेंट को हम लिख सकते हैं A11, मतलब कि ये क्या हो गया, कोफैक्टर हो गया इस एलिमेंट का। फिर यहाँ पे इस माइनस साइन को हमने हटा के प्लस लगाया और माइनस को इस डिटर्मिनेंट के साथ ले लिया, प्लस A13, और जब हम इस चीज़ पे ऑब्जर्वेशन करेंगे तो दिस इज़ A13, मतलब कि कोफैक्टर ऑफ A13, ठीक है। अब ये हो गया A11 प्लस A12, और ये विथ माइनस साइन, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा विथ माइनस साइन। एक बार अगर आपको समझना है तो समझ भी लीजिए। जैसे ये एलिमेंट आपका है A11 और इसका हमें कोफैक्टर लिखना है, तो इसका कोफैक्टर क्या होगा A11, कैपिटल लेटर में। क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को बंद करेंगे, जो आ जाएगा उसी का डिटर्मिनेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम सेकेंड एलिमेंट का अगर कोफैक्टर लिखेंगे A12, तो पहली बात तो माइनस का साइन लगाएंगे, क्यों, क्योंकि 1 + 2 कितना है 3, ऑड नंबर है तो इसलिए पहले माइनस साइन लग जाएगा, और उसके बाद फिर डिटर्मिनेंट लगा देंगे और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को बंद करेंगे, तो ये एलिमेंट्स आ जाएंगे A12, ऐसे ही फिर A13, ठीक। तो अब इस अकॉर्डिंग हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये हो गया हमारे पास A11 एलिमेंट, और ये A11 कोफैक्टर इस एलिमेंट का, A12 एलिमेंट, और ये A12 इस A12 का कोफैक्टर, A13 एलिमेंट है और ये A13 इस एलिमेंट का कोफैक्टर है। तो इस अकॉर्डिंग हमें ये ऑब्जर्व हुआ कि यहाँ पे एलिमेंट का उसके कोफैक्टर से प्रोडक्ट हुआ है, तीनों एलिमेंट्स का, पहले का भी उसके कोफैक्टर से, दूसरे का भी उसके कोफैक्टर से, तीसरे का भी उसके कोफैक्टर से। तो यहाँ पे और बीच में प्लस का साइन लिखा है, तो इस चीज़ को हम एक साथ मिक्स करके अगर पढ़ें तो ये बन गया सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विथ देयर करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स।
अब इस पूरे का मतलब क्या निकला? इस पूरे का मतलब ये है कि अगर हमें किसी डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करना है तो हम किसी पर्टिकुलर रो या किसी पर्टिकुलर कॉलम को पकड़ लेते हैं और उसके एलिमेंट को उसके ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके और फिर सम कर देते हैं, तो आपका डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे किया गया है। अब क्वेश्चन एक और उठता है हमारे मन में कि मान लीजिए कि हमने फर्स्ट रो लिया, लेकिन जो हमने कोफैक्टर लिया वो सेकेंड रो का लिया या थर्ड रो का लिया और मल्टीप्लाई किया, तो क्या होगा? जैसे हमने फर्स्ट रो के एलिमेंट में फर्स्ट रो के एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया, तब तो इवैल्यूएट हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे हुआ है इस पूरे प्रोसेस में। लेकिन अगर हमने एलिमेंट फर्स्ट रो के लिए लेकिन कोफैक्टर सेकेंड या थर्ड रो के लिए और तब हमने इस प्रोसेस को किया, जैसा कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि ये देखिए A11 फर्स्ट रो का एलिमेंट है, A12 ये भी फर्स्ट रो का एलिमेंट है, A13 ये भी फर्स्ट रो का एलिमेंट है। ठीक है, A21 ये कोफैक्टर है 21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये सेकेंड रो का कोफैक्टर है। A22 सेकेंड रो का कोफैक्टर, A23 सेकेंड रो का कोफैक्टर। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट हमने लिया सेकेंड रो के कोफैक्टर से, तो इसका सम हमेशा कैसा आएगा? 0 आएगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप इस चीज़ को ऊपर की तरफ जाते हुए इस फॉर्म में लिखेंगे तो आपको कोई दो रो या कोई दो कॉलम्स क्या मिलेंगे? आइडेंटिकल। और आप जानते हैं कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाएं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है, इसलिए ऐसा होगा आपका। ठीक है, आई थिंक मेरी बात आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये भी दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक बार इसका रिवीजन में दे रहा हूँ कि अगर किसी पर्टिकुलर रो के एलिमेंट्स का उन एलिमेंट्स के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम कर दिया जाए तो डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट हो जाता है। किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम में किसी दूसरे रो या कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके और अगर सम किया जाए तो उसकी वैल्यू 0 के इक्वल हो जाती है। ठीक है, अब आप आइए आज के क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन है राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ गिवन डिटर्मिनेंट। ये आपको डिटर्मिनेंट दिया गया है 1 0 4 3 5 -1 0 1 2। हमें इसका क्या लिखना है? माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ठीक है, तो पहले हम माइनर्स लिखेंगे M11। M11 के लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बंद हो जाएगा, जो बचा उसको लिखेंगे, इवैल्यूएट कर देंगे। क्रॉस में करते हैं, 5 2 10 -1 का 1 से मल्टीप्लाई -1, सॉल्व किया 11। ठीक है, M12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम बंद करेंगे, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 3 -1 0 2 बचा, इवैल्यूएट करेंगे 6। M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम बंद करेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 3 5 0 1 3 5 0 1, इवैल्यूएट किया 3। M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम बंद करेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 4 1 2 0 4 1 2, सॉल्व किया -4। M22 ठीक है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो क्या हुआ? 1 4 0 2 1 4 0 2, सॉल्व किया 2 आ गया। M23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 1 0 0 1 1 0 0 1, सॉल्व किया 1 आ गया। M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 0 4 5 -1 0 4 5 -1, सॉल्व किया -20। M32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 1 4 3 -1 1 4 3 -1, सॉल्व किया -13। ठीक है, M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 0 3 5 1 0 3 5, सॉल्व किया कितना आ गया? 5।
तो इस अकॉर्डिंग ये सारे हो गए माइनर्स। अब अगर कोई आपसे पूछता है कि M33 किसका माइनर है, तो आप कहोगे 2 का। ये जो 3 है इसका मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम, और थर्ड रो और थर्ड कॉलम पे कौन सा एलिमेंट पड़ रहा है 2, तो ये M33 किसका माइनर है 2 का माइनर है। क्लियर है सबको ये बात। अब इसके बाद फिर हमें क्या कैलकुलेट करना था, कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स के लिए क्या था कि जो माइनर्स होते हैं वही कोफैक्टर्स होते हैं, सिर्फ माइनस और प्लस साइन हम चेंज करते चले जाते हैं। जैसे फर्स्ट होगा कोफैक्टर A11 जो कि डायरेक्ट इक्वल होगा M11 के, क्योंकि 1 + 1 कितना 2, इवन नंबर हुआ इसलिए कोफैक्टर और माइनर सेम होगा, सो दिस इज 11। A12 ये कोफैक्टर हुआ, और इसका जो रिजल्ट होगा, क्योंकि 1 + 2 तुम्हारा क्या हो गया, एक ऑड नंबर हो गया, तो इसलिए ये M12 माइनस में रहेगा। तो ये M12 की वैल्यू आई थी 6 और ये माइनस होके हो गया -6, एज वेल एज A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये सब हम कैलकुलेट करते चले जाएंगे और आपको सारे माइनर्स एंड कोफैक्टर पता चल जाएंगे। आई थिंक ये भी बात आपको क्लियर होगी, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया माइनर्स एंड कोफैक्टर पे। एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे और डिस्कस करते हैं। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो इवैल्यूएट, मतलब ये स्पेसिफाई कर दिया कि सेकेंड रो के एलिमेंट के कोफैक्टर्स को यूज करते हुए हमें इसे क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। तो इस बारे में हम लोग की बात हुई थी कि हम लोग अगर किसी पर्टिकुलर रो के एलिमेंट्स में उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके और ऐड कर देते हैं तो वो डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो, मतलब ये हमें बाउंड कर रहा है कि आपको सेकेंड रो के अकॉर्डिंग वर्क करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड रो में हमारे पास पहला एलिमेंट है 2 जिसे हम A21 कहेंगे, दूसरा एलिमेंट है 0 A22, तीसरा एलिमेंट है 1 A23, ये यहाँ पे हमने लिख दिया A21 2, A22 0, A23 1। तो ये एलिमेंट्स हो गए और इन्हीं के हमें कोफैक्टर्स निकालने हैं। A21 का कोफैक्टर होगा A21 कैपिटल में, ठीक है, और क्योंकि 2 + 1 3 है तो ये इक्वल होगा -M21 के, और ये M21 क्या होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम बंद करना है हमें। देखिए सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम हम बंद करेंगे, 3823 सॉल्व किया, ओवरऑल आ गया 7। A22 2 + 2 4, तो ये डायरेक्ट इक्वल हो जाएगा माइनर के M22 के, और M22 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बंद होगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 5813 सॉल्व किया 7। फिर A23 2 + 3 5, और ये इक्वल हो जाएगा -M23 के, क्योंकि 2 + 3 5 ऑड नंबर हुआ इसलिए ये निगेटिव रहेगा माइनर में, तो ये हो गया -M23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम क्या बचा 5312 सॉल्व किया -7। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट उसका कोफैक्टर प्लस सेकेंड एलिमेंट उसका कोफैक्टर प्लस थर्ड एलिमेंट उसका कोफैक्टर, ये सब मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई होकर के ऐड कर दिया, कितना आ गया सब 7 आ गया। सो आंसर ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 7। अब अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं कि सही है कि गलत है, तो जैसे आपको डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना आता है आप उस टेक्निक से कैलकुलेट करिए, सेम आ जाएगा तो वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ इस मेथड से भी करना सही है, गलत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों ने मोस्टली जितने भी क्वेश्चंस किए सब में हमने ऑर्डर 3 की बात की। तो एक क्वेश्चन अब हम लोग कर लेते हैं जहाँ पे कि हम लोग डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करेंगे बाय द ऑर्डर 2, ऑर्डर 2 के लिए करेंगे, ठीक है। अब देखिए ऑर्डर 2 के लिए सिर्फ मैं बता इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि सारे ऑर्डर 3 हमने डिस्कस किए, तो मे बी ऑर्डर 2 करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, जबकि होता वो बहुत ईजी है, ठीक है। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट है A B C D, ऑर्डर 2 का है ये,
हम पहले माइनर्स निकालेंगे M11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बंद करिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या बचा D, तो इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट D। देखिए कितना इजी है। M12 जब हम निकाल रहे हैं तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्या बचा C, तो इसका आंसर C हो गया। M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो कितना आया B। M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, कितना आ गया A, तो इसका आंसर A। अब ऐसे ही कोफैक्टर्स में सिर्फ जिनमें सम करने पे इवन आएगा उसमें तो माइनर ही कोफैक्टर हो जाएगा, और जिसमें सम करने पे ऑड आएगा उसमें सिर्फ कोफैक्टर का निगेटिव कर देना, उसमें माइनस साइन लगा देना है, तो आपका वही माइनर कोफैक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग ये ऑल अबाउट डिस्कशन था आपका माइनर्स एंड कोफैक्टर्स का। अब हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे मैं आपको डिस्कशन दूंगा एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स हम लोग ऑलरेडी मैट्रिक्स वाले चैप्टर में एलिमेंट्री ऑपरेशन से करके देख चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ एडजॉइंट। ओके।